Good morning, students. Today we will discuss about Unit First of Paper First, Chemistry of the Elements of First Transition Series, that is 3D series. आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे. Look at here. Periodic table is shown here. Periodic table. Periodic table क्या होती है? Periodic tables में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाइड किया हुआ है. एक ऐसी टेबल है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कि हम इन्हें एक साथ इनकी स्टडी कर सकते हैं. इन्हें रखा हुआ है और पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाइड किया हुआ है. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. एस ब्लॉक. In S block, all metals are kept here. In P block, metals, non-metals and metalloids. All 3 type of elements are kept here. D block. D block में जो elements होंगे that are metallic in nature and these are called transition metal also. And F block के अंदर जो होते हैं वो भी metals ही होती है, lanthanoids and actinoids यहाँ पे हम रखते हैं. S block क्यों कहा गया है इसे? एस ब्लॉक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो इन एलिमेंट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर भरा जाता है. पी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी फिलिंग पी सब शेल में होती है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक के बीच में रखे हुए हैं. दे आर कैप्ट इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक. व्हाई वी नेम्ड इट डी ब्लॉक? डी ब्लॉक इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो भरा जाता है N-1 शेल के अंदर. पेनल्टीमेट शेल की भी डी सब शेल में भरा जाता है. तो इस वजह से इन्हें डी ब्लॉक बोल दिया है. और एफ ब्लॉक के हो जाते हैं, इनमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ होती है? एफ सब शेल में होती है, N-2F के अंदर होती है. इसे हम आगे देखेंगे जब हम लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स पढ़ेंगे. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इन्हें हमने ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं. व्हाई वी नेम्ड इट ट्रांजिशन मेटल्स? ट्रांजिशन मेटल्स देने का नेम इसलिए है बिकॉज दे शो ट्रांजिशनल बिहेवियर फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक. जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में हमने इन्हें रखा है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इन दोनों के बीच की होती है. इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ दर्शाते हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच का. इसीलिए हमने ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है. ट्रांजिशनल बिहेवियर दिखाते हैं, यानी जो भी इनका मेटल एस ब्लॉक में जो होंगे एलिमेंट्स दैट आर मेटेलिक इन नेचर, तो मेटेलिक कैरेक्टर जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे कम होता जाता है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ऑल्दो दे आर मेटल्स, दे आर मेटेलिक इन नेचर बट देयर मेटेलिक कैरेक्टर इज़ लेस देन एस ब्लॉक मेटल्स, लेकिन इससे थोड़ा कम है. और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो भी पी ब्लॉक के जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी तुलना में कम है. तो ये ट्रांजिशनल बिहेवियर दिखा रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें बीच में इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी या फिर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं. Okay, now comes on introduction of transitional metal. The d block elements have been defined as the elements whose atoms receive the last electron in the d subshell belonging to the penultimate or n-1th shell. क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने डिफाइन किया है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ भरे जाएंगे? डी सब शेल में. डी सब शेल में भरे जाएंगे और डी सब शेल भी कौन सा हो जाएगा? N-1th शेल होगा जिसे हम पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं. द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटल्स. ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. दिस इज बिकॉज दे एग्जिबिट ग्रेजुअल ट्रांजिशनल बिहेवियर बिटवीन हाईली रिएक्टिव एस ब्लॉक that are electropositive in nature and p block which are electronegative in nature elements. यानी कि ट्रांजिशनल बिहेवियर दिखा रहे हैं हाईली रिएक्टिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स से पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में. दैट इज देयर प्रॉपर्टीज हैव बीन फाउंड इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. हम क्या बोल सकते हैं कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच की होती है. इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं. दस दीज एलिमेंट्स आर लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो ये कहाँ रखे गए हैं?
पीरियोडिक टेबल के बीच में रखे हुए हैं एंड आर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 3 to 12। ग्रुप 3 से लेके 12 तक के जो पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अंदर तो आ जाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और 3 ग्रुप से लेके 12 ग्रुप्स तक आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं 13 to 18 जो 6 ग्रुप्स हैं उनमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, एंड थर्ड बी टू 8 टू सेकेंड बी। देखो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने ग्रुपिंग सिस्टम किया हुआ है 1 to लेके 18, और वैसे ओल्ड के अंदर क्या था, इसको फर्स्ट डे, इसे सेकंड डे, फिर ये क्या हो जाते हैं थर्ड डे, फोर्थ, ये फिर ये जो स्कैंडियम जो थर्ड ग्रुप है इसका नाम दिया गया है थर्ड बी, तो थर्ड बी से 8 तक एंड फर्स्ट बी टू सेकंड बी यहाँ पे रखे गए हैं। According to IUPAC definition, a transition element is an element which has an incomplete d subshell in either neutral atom or in ions in chemically significant or most common oxidation state। IUPAC की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर जो डी सबशेल होता है वो इनकम्प्लीट रहना चाहिए, या तो इनकी न्यूट्रल एटमिक स्टेट में या फिर कोई भी इनकी जो आयनिक स्टेट है मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनमें इनके अंदर डी सबशेल इनकम्प्लीट होना चाहिए, तब हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो लास्ट ग्रुप होता है यानी कि 12 ग्रुप में आते हैं जिंक, कैडमियम और मर्करी, इन्हें क्या किया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट की लिस्ट से एक्सक्लूड यानी बाहर किया गया है कि बाहर हो जाती है अपने आप ही। देखिए क्योंकि इनके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है D10S2, ये तो होता है एटमिक स्टेट में, लेकिन अगर इनकी आयनिक स्टेट कौन सी होगी, +2 होती है, जैसे Zn+2 है, Cd+2 है, Hg+2 है, तो इसमें इनके अंदर हो जाता है D10 कॉन्फ़िगरेशन, S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, फिर भी इसमें डी सबशेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड ही है, यानी एटमिक स्टेट में भी फिल्ड है डी शेल, और जो आयनिक स्टेट होती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी डी सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते। देन वी कैन से जिंक, कैडमियम एंड मर्करी are although D block elements but they are not transitional elements as they neither have partly filled d subshell in their atoms or ions nor they show the usual properties of transition elements to an appreciable extent। Still, फिर भी in order to rationalize the classification of elements they are studied along with the other D block elements। हमने बताया कि उस IUPAC डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो नहीं है, पर फिर भी हम इनकी स्टडी और डी एलिमेंट्स के साथ ही करते हैं और इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम बोल देते हैं। देयर आर 4 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे 4 सीरीज़ है, कौन कौन सी सीरीज़ है देखिए। ईच सीरीज़ कंप्राइजेस 10 एलिमेंट्स एज गिवन बिलो। हर सीरीज़ के अंदर कितने हो जाएंगे, 10 एलिमेंट्स होंगे। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो होती हैं वो उसे हम 3D ट्रांजिशन सीरीज़ भी बोलते हैं। 3D ट्रांजिशन सीरीज़ हमने इसे इसलिए बोला है क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, 3D कक्षों के अंदर जाता है, 3D सबशेल में जा रहा है, इस वजह से हमने इसे 3D ट्रांजिशन सीरीज़ कह देते हैं। और यहाँ पे एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम जिसका एटमिक नंबर है 21, वहाँ से लेके जिंक तक जिसका एटमिक नंबर है 30, ये 10 एलिमेंट्स यहाँ पे इसमें रखे हुए हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और 4D ट्रांजिशन सीरीज, दिस सीरीज कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम येट्रियम टू कैडमियम। येट्रियम 39 है इसका एटमिक नंबर, यहाँ से कैडमियम 48 जिसका एटमिक नंबर है वो रखे हुए हैं। इसे 4D ट्रांजिशन सीरीज कह रहे हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 4D सबशेल में भरा गया है। एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 5D ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है जिसे हमने 5D ट्रांजिशन सीरीज़ भी बोल दिया है। यहाँ पे एलिमेंट्स आता है लैंथेनम। लैंथेनम का जो एटमिक नंबर है वो है 57। इसके बाद जो कि ग्रुप 3 में आता है, फिर ग्रुप 4 के अंदर आता है हफ्नियम और इसका जेड जो होता है एटमिक नंबर 72 है। 72 से लेके मर्करी जिसका जेड है 80 वो रखे गए हैं आगे ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 तक। अब यहाँ देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, लैंथेनम जिसका एटमिक नंबर 57 है, उसके बाद फिर 14 एलिमेंट्स
जो होते हैं वो 4f के अंदर आते हैं, 4f सीरीज़ के हैं। तो उन्हें हमने क्या, आफ्टर लैंथेनम 14 एलिमेंट्स फिर 14 एलिमेंट्स जो हैं आर कैप्ट इन लैंथेनॉइड सीरीज़ में रखे गए हैं, 4f सीरीज़ में रखे गए हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज लैंथेनॉइड्स क्यों कहा गया है? बिकॉज दे कम्स आफ्टर लैंथेनम के बाद आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर भरा जा रहा है, तो इसलिए हमने उन्हें f ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है और उनका नेम हमने दे दिया लैंथेनॉइड्स। फिर इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, जिसे हमने बोल दिया है 6d ट्रांजिशन सीरीज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन 6d सबशेल। द एलिमेंट्स एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 89, जो ग्रुप थर्ड के अंदर आ जाता है, एंड रदरफोर्डियम, जिसका जेड है 104 से लेके कॉपरनिकम जेड इज इक्वल टू 1, 1, 2 जो हैं वो मेंबर्स इस सीरीज़ के अंदर आते हैं। ये सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होंगे और नेचर में नहीं पाए जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको डिफरेंस दिख रहा है, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर है 89, उसके बाद 14 एलिमेंट्स जो होते हैं वो रखे गए हैं 5f सीरीज़ में, यानी लैंथेनॉइड्स के नीचे ही रखे गए हैं, f ब्लॉक में रखे गए हैं, पर उन्हें 5f सीरीज़ बोला जाता है। और बिकॉज दीज 14 एलिमेंट्स comes after actinium, so these are called as actinoids। तो उनका नाम क्या बोल दिया हमने? एक्टिनॉइड्स बोल दिया है, जिन्हें आप f ब्लॉक के अंदर स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स have a valence shell electronic configuration of n-1 d1 to 10 ns0 to 2, where n-1 stands for inner shell, whose d orbitals may have 1 to 10 electrons, and the s orbital of the outermost shell may have no electron or 1 or 2 electrons। इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है n-1 d1 to 10, यानी n-1 d जो सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 से लेके 10 तक भरे जाते हैं, और जो s ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट शेल है उसमें 0 से लेके 1 तक इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं। द फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस आफ्टर द 4s ऑर्बिटल ऑफ द नेक्स्ट हायर शेल। देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो पहले क्या होता है, अकॉर्डिंग टू n+l रूल के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले ns में भरा जाएगा, उसके बाद n-1d के अंदर भरा जाएगा। फॉर एग्जांपल 4s और 3d में आप देख लीजिए, 4s के लिए इसका मीन क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाएंगे, एंड आफ्टर फिलिंग 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू 3d ऑर्बिटल्स। तो क्यों हम भर रहे हैं 4s में? तो इसमें आप ये देखिए कि n+l रूल के अकॉर्डिंग n 4s है तो 4 तो यहाँ पे n हो गया है, और l की वैल्यू s के लिए होती है 0, तो 4 + 0 = 4। और अगर हम 3d के लिए देखते हैं तो n की वैल्यू 3 है और d के लिए l की वैल्यू होती है 2, 3 + 2 आप करोगे n+l वैल्यू हो जाएगी 3d के लिए 5। तो जिसके लिए n+l की, जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम होगी वो क्या हो जाएगा, एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, और जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी वो कंपैरेटिवली हायर होगा। तो यहाँ पे 4s के लिए n+l की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s के अंदर यानी कि ns में भरा जाएगा, उसके बाद n-1d के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। This is because ns orbital have lower energy than n-1d orbitals. But during ionization of elements, लेकिन जब एलिमेंट्स का आयनाइजेशन होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम ns लेवल फॉलोड बाय द एक्सपेल्शन फ्रॉम n-1d सबशेल, डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बिहेवियर। देखिए, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी ns में पहले हो रही है, उसे बताया जा रहा है उसकी एनर्जी जो है इस ऑर्बिटल की कम है, पर जब ऑक्सीडेशन हो रहा है उस टाइम पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से निकलना चाहिए, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से निकलना चाहिए, यानी कि n-1d से निकलना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, ns से ही निकल रहा है। ये इसका क्या एक तरह से डेविएशन हो गया। अब हम इसका रीज़न पढ़ेंगे क्यों। इसका रीज़न यही है कि देखिए, जैसे ही जब तक
इनमें इलेक्ट्रॉन्स, जब तक इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरा गया है तब तक तो क्या हो जाती है, NS की एनर्जी n-1 से कम हो जाती है, n-1d से कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं n-1d सब शेल के अंदर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के फिलिंग के बाद उसकी एनर्जी कम होने लग जाती है NS की तुलना में, तो वो नीचे आ जाता है और NS ऊपर रह जाता है हायर एनर्जी की वजह से। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट लॉस फ्रॉम NS ऑर्बिटल्स कंपेयर देन n-1d ऑर्बिटल्स। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन NS से निकलेंगे बजाय n-1d की तुलना में। मोस्ट ऑफ द d ऑर्बिटल एलिमेंट्स show several oxidation states variables in their compounds due to the availability of d electrons in the valence shell, which comprises of the two subshell with n-1d and ns, whose orbitals are quite close together in energy, and hence the electrons can be used from both the subshells for bonding, and under different conditions different number of electrons can be used by them. डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कि ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन, सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो n-1d सब शेल है और ns जो शेल है उनके बीच में क्या होती है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से दो बॉन्डिंग में दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो जाते हैं, तो इस वजह से सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। द वेरिएबिलिटी इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीजेस टूवर्ड्स द मिडिल ऑफ द सीरीज फ्रॉम बोथ हैंड। जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कहाँ पे ज़्यादा दिखाई जाएगी, मिडिल पार्ट में। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते वक्त D1 से D5 जहाँ पे आता है तब जाके अनपेयरिंग सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो जैसे ही हम चढ़ते हैं लेफ़्ट टू राइट की हम बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती है, इनकी सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो मिडिल में सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। फिर उसके बाद क्या हो जाती है, पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उनकी वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स in their lower oxidation state, and the ionic character of the bond decreases as well as the covalent character increases with increases oxidation state। एक आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो दर्शाएंगे आयनिक बॉन्ड, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या हो जाता है, इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आने लग जाता है अकॉर्डिंग टू फेजान रूल। फेजान रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी मेटल आयन के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे उसकी पॉलराइजिंग पावर इंक्रीज़ होती है, और बॉन्ड के अंदर आयनिक बॉन्ड जो है बना हुआ है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होने लगता है। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होने लगेगा और जैसे ही वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगी तो उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये रहेंगे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे। एज अ रिजल्ट with decreasing ionic character the acidic character of the oxides and chlorides increases। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो आयनिक कैरेक्टर वाले, अगर जैसे आयनिक कैरेक्टर है तो उन ऑक्साइड्स का कौन सा नेचर रहता है, एसिडिक नेचर रहता है, ऑक्साइड्स हो चाहे क्लोराइड्स हो। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके अंदर बेसिक कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, आयनिक कैरेक्टर जैसे मान लो मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं उनमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसके ऑक्साइड्स के अंदर एसिडिक नेचर आता है। तो इसी वजह से जिनके अंदर आयनिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज़ होगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होने लग जाता है, और अगर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होने लग जाता है तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होने लग जाता है और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होने लग जाता है। थैंक्स। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे।